Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you chapter number 13 from your book Dear to All the Muses, and the name of the chapter is The Case for Defense. तो चलिए करते हैं इस चैप्टर को, जो कि क्लास +2 इलेक्टिव इंग्लिश का पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में जो है ये चैप्टर दिया गया है। तो चलिए करते हैं। ये केस फॉर डिफेंस है क्या? इसमें एक क्रिमिनल है जिसके केस की सुनवाई जो है वो कोर्ट में की जा रही है, और पूरा का पूरा दृश्य जो है वो कोर्ट के हियरिंग का है, जहाँ पे कि उनके आज कुछ गवाह आएंगे और उस क्रिमिनल के अगेंस्ट जो है वो सज़ा देंगे। लेकिन क्रिमिनल है कौन, उसने किसका मर्डर किया, किस चीज़ से किया, और उसका आई विटनेस कौन था, और उस आई विटनेस के अलावा और किन किन ने उस मर्डर को देखा कत्ल की रात, और क्या उन चश्मदीद गवाहों और अन्य गवाहों की गवाही पर उस क्रिमिनल को सज़ा हुई, या फिर वो बाइज्जत बरी हो गया, और इसका जो एंड था दृश्य का वो क्या था। तो ये सब जानने के लिए आपको इसका एक्सप्लेनेशन जो है हिंदी की वो देखने के लिए मैंने जो ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है आप उसे सुनिएगा, ताकि आपको ये पूरा का पूरा लेसन समझ आ जाए। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम करते हैं इसकी क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड सालमन सी व्हेन शी लुक्ड थ्रू द विंडो ऑफ हर हाउस? जब मिसेस सलमन ने अपने घर से बाहर देखा, अपने घर की खिड़की से बाहर देखा, तो उन्होंने क्या देखा? मिसेस सालमन हैड बीन अनेबल टू स्लीप। मिसेस सालमन जो थी वो सो नहीं पा रही थी। शी हैड अ डोर क्लिक शट, और उन्होंने एक दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनी थी। थिंकिंग दैट इट वॉज हर ओन गेट, ये सोचते हुए कि ये उनके खुद का घर का दरवाज़ा था। शी वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास जा गई। शी सा एडम्स ऑन द स्टेप्स ऑफ मिसेस पार्कर्स हाउस, और उन्होंने क्या देखा कि जो एडम्स था वो श्रीमती पार्कर के घर की सीढ़ियों पे था। ही हैड जस्ट कम आउट, वो अभी अभी बाहर आया था। एंड ही वॉज वियरिंग ग्लव्स, और उसने दस्ताने पहन रखे थे। ही हैड अ हैमर इन हिज हैंड, उसके हाथ में एक हथौड़ा था। शी सा हिम ड्रॉप इट इनटू द लॉरेल बुशेस बाय द फ्रंट गेट, और श्रीमती सालमन ने उस क्रिमिनल को यानी कि एडम्स को घर के सामने के दरवाजे से उस हैमर को लॉरेल बुशेस में फेंकते हुए देखा था। बिफोर ही मूव्ड अवे, इससे पहले कि वो वहाँ से जाता, ही हैड लुक्ड अप एट हर विंडो, उसने उनकी खिड़की की तरफ देखा था। वेयर डिड अदर विटनेसेस बिसाइड मिसेस सालमन एनकाउंटर एडम्स द मर्डरर? एडम जो कि कातिल था उसको मिसेस सालमन के अलावा और किन किन जो थे गवाहों ने देखा था? हेनरी मैकडूगल, हु हैड बीन ड्राइविंग होम लेट, नियरली रैन एडम्स डाउन एट द कॉर्नर ऑफ नॉर्थवुड स्ट्रीट। हेनरी मैकडोनल्ड जो कि उस दिन लेट आए थे घर ड्राइव करते हुए, उन्होंने नॉर्थवुड स्ट्रीट में जो एडम्स था उसको जाते हुए देखा था। एडम्स वॉज वॉकिंग इन मिडल ऑफ द रोड लुकिंग डेज्ड, और एडम्स जो था वो बहुत ही कंफ्यूज सा दिखाई दे रहा था, और वो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच चल रहा था। ओल्ड मिस्टर व्हीलर हु लिव्ड नेक्स्ट डोर टू मिसेस पार्कर, और जो मिसेस पार्कर के पड़ोसी थे मिस्टर व्हीलर, उन्होंने भी उसे देखा था। और ही कैसे देखा? दैट ही वॉज वेकन बाय अ नॉइस, उन्होंने एक आवाज़ सुनी, और उस नॉइस की वजह से, उस आवाज़ की वजह से वो उठ गए थे। लुक्ड आउट ऑफ विंडो, उन्होंने खिड़की से बाहर देखा था। एंड सा एडम्स बैक, और उन्होंने एडम की पीठ देखी थी। ऐसी टर्न हिज बल्किंग आई, जैसे ही उसने अपनी बल्किंग आइज को टर्न किया था। इन लॉरेल एवेन्यू ही हैड बीन सीन बाय येट अनदर विटनेस, और लॉरेल एवेन्यू में भी उसे एक और विटनेस ने देखा था। हिज लक वॉज बैडली आउट, और उस दिन उसकी किस्मत जो थी वो खराब थी। नेक्स्ट इज, हाउ डिड द काउंसिल ऑफ डिफेंस क्रॉस एग्जामिन मिसेस सालमन? जब किसी भी केस की सुनवाई होती है बच्चे, तो उस वक्त जो सरकारी वकील होता है या काउंसिल फॉर डिफेंस होता है, वो गवाह से कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, ताकि ये पता लग सके कि जो गवाह है वो सच बोल रहा है या झूठ। ठीक है,
तो अभी यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ डिफेंस था उसने मिसेस सालमन, क्योंकि वो चश्मदीद गवाह थी, तो उसको क्रॉस एग्जामिन कैसे किया था। Counsel for Defense told Mrs. Salman to remember that a man's life depended on her evidence. अब Counsel of Defense ने केस की दौरान जब सुनवाई हो रही थी तो क्रॉस एग्जामिनेशन से पहले मिसेस सालमन से पूछा कि उसकी गवाही पे किसी व्यक्ति की लाइफ जो थी वो डिपेंड करती थी, यानी कि किसी व्यक्ति की ज़िंदगी का सवाल था। ही क्वेश्चनड हर, और उसने उससे प्रश्न पूछा इफ हर आई साइट वॉज गुड, कि क्या उनकी नेत्र दृष्टि ठीक थी। शी आंसर्ड दैट शी नेवर हैड टू वेयर स्पेक्टिकल्स, और उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने कभी भी चश्मा तक नहीं पहना है। एज फॉर हर एज शी सेड दैट शी वॉज 56, और उन्होंने कहा कि उनकी आयु जो थी वो 56 वर्ष की थी। When the council said that she must have remarkable eyes, that she could see Adams on the other side of the road at 2 o'clock in the morning, और तब काउंसिल ऑफ डिफेंस ने कहा कि फिर तो उसकी नेत्र दृष्टि बहुत अच्छी होगी, क्योंकि उसने सड़क के उस पार रात के 2 बजे एडम्स को बहुत अच्छे से देखा था। मिसेस सैलमन्स रिप्लाई वॉज दैट देयर वॉज मूनलाइट। तो मिसेस सैलमन ने उस प्रश्न के जवाब में कहा कि उस दिन चांदनी जो रात थी, चांद की जो रोशनी थी वो थी। व्हेन शी लुक्ड एडम्स फेस, जब उन्होंने एडम का चेहरा देखा, यानी कि चांद की रोशनी में उन्होंने एडम का चेहरा देखा था। There was no doubt about Adam's identification, और उसने ये भी कहा कि एडम की आइडेंटिफिकेशन के बारे में, पहचान के बारे में उन्हें कोई भी शक नहीं है। How did one of the twins die towards the end of the story? जो इस कहानी के अंत में जो ट्विंस में से एक बंदा जो था वो कैसे मरा। एडम्स वॉज फाइनली एक्विटेड फॉर लैक ऑफ एविडेंस। एक्विटेड मतलब बाइज्जत बरी कर देना, ठीक है। जो एडम्स था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एविडेंस की जो सबूतों की कमी की वजह से उसे उस केस से, कत्ल के केस से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। एज दे वर कमिंग आउट ऑफ द कोर्ट, जैसे ही वो कोर्ट से बाहर आ रहे थे, अदालत से बाहर आ रहे थे, दे वर वेज्ड इन द क्राउड। वेज्ड मीन्स फंस जाना, वो भीड़ में फंस गए। द पुलिस ट्राई टू ड्राइव द क्राउड मूव्ड एंड समहाउ वन ऑफ द ट्विन्स गॉट पुश्ड ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ अ बस। पुलिस जो थी वो भीड़ को खदेड़ने में लगी थी, लेकिन उस भीड़ में से ही उसे धक्का लगा एक ट्विन को, और वो बस के आगे जाकर गिर गया। ही गेव अ स्क्वील लाइक अ रैबिट एंड वाज डेड, और उसने एक रैबिट की भांति चिल्लाया और मौके पर ही उसकी मृत्यु जो थी वो हो गई थी। अभी हम करेंगे टेक्सचुअल क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है दे नेम्ड इट द पेकहम मर्डर। उन्होंने इसे पेकहम मर्डर का नाम दिया इन द हेडलाइंस, सुर्खियों में। Why was it called Peckham murder? इसे Peckham murder क्यों कहा जाता है? Which words in the sentence tell us so? Who are they? कौन सा सेंटेंस हमें ये बताता है कि इसका नाम Peckham murder रखा गया था, और they शब्द जो है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? The murder was called the Peckham in the headlines of newspaper. अब न्यूज़पेपर की सुर्खियों में इस कत्ल को Peckham murder के नाम से बताया गया था। The word headlines tells us that the newspaper called it in the Peckham murder. और किसने कहा था कि एक Peckham murder है? एक न्यूज़पेपर ने, जिसने अपनी सुर्खियों में इसे Peckham का नाम दिया था, Peckham murder का। They Here are newspaper reporters, और दे शब्द जो है वो न्यूज़पेपर रिपोर्टर के लिए, अखबार के जो पत्रकार के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। सेकेंड इज द ओल्ड वीमेन वॉज बैटर्ड टू डेथ। व्हाट वेपन्स वॉज यूज टू मर्डर हर। जो ओल्ड वीमेन थी उसको मौत के घाट उतार दिया गया था। कौन सा वेपन यूज़ किया गया था उसका कत्ल करने के लिए? अ हैमर वाज यूज टू मर्डर द ओल्ड वीमेन। एक हथौड़ा जो था उसका इस्तेमाल किया था उस बूढ़ी औरत को मारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस
एंड द एविडेंस ऑफ एन आई विटनेस। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है? एविडेंस नॉट ड्रॉन फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, कि किसी ने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से किसी को कुछ गलत करते हुए नहीं देखा, ऑफ अ फैक्ट इन इशू, जो जिस चीज़ के बारे में जो केस चल रहा है। तो वो क्या होगा कि मान लो कि आपने किसी के कत्ल को होते हुए सामने से नहीं देखा, लेकिन कुछ आपने उसके हाव भाव से इंसान को देखा, उसके हाव भाव से आपने गेस लगा दिया कि ये इंसान घबराया हुआ है, ज़रूर कुछ गलत करके आया है, ठीक है। एंड द एविडेंस ऑफ एन आई विटनेस, और एक बंदा जिसने बिल्कुल अपनी आंखों के सामने वो जो है कातिल को देखा है कत्ल करके जाते हुए। तो यही डिफरेंस है इसमें। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस डिपेंड्स ऑन प्योरली गैस वर्क। अब किसी ने उसको जो एडम्स था उसको घबराते हुए जाते हुए देखा था, और किसी ने उसको बिल्कुल अपनी आंखों के सामने जिसका कत्ल हुआ था उसके घर से बाहर निकलते हुए एक हैमर के साथ और उस हैमर को छुपाते हुए भी देखा था। द एविडेंस देयर कैन बी अ स्कोप ऑफ डाउट इन इट। जब हम गैस वर्क लगाते हैं किसी को घबराते हुए देखकर कि ये जरूर कुछ गलत करके आया, बट वो गलत क्या किया उसने हमें ये नहीं पता, तो हमने एक गैस लगा दिया कि यस, एक चश्मदीद गवाह ये कह रहा है तो मैंने भी इसको ऐसे जाते हुए देखा था, तो यही कातिल है। तो वहाँ पे डाउट जो होता है उसका स्कोप बना रहता है, एक शंका बनी रहती है। द एविडेंस ऑफ एन आई विटनेस डज नॉट डिपेंड ऑन गैस वर्क। लेकिन जो चश्मदीद गवाह होता है उसमें किसी भी गैस वर्क नहीं चलता है और उसमें कोई भी डाउट नहीं होता है। द विटनेस हैज़ एक्चुअली सीन इट। जो विटनेस था उसने सचमुच में इसे होते हुए देखा था, एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, और इसमें कोई शक नहीं था, ठीक है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होगी? ये प्योरली गैस वर्क पे होते हैं और इसमें स्कोप होता है डाउट का, लेकिन जो आई विटनेस होता है उसमें कोई भी डाउट का शक नहीं होता है, क्योंकि उस शख्स ने जो आई विटनेस अपने आप को कह रहा है उसने अपने सामने कुछ भी गलत होते हुए देखा होता है। The juryman's anxiety has been compared to drums of silence. जो juryman थे उनकी जो चिंता थी उसे डॉम्स ऑफ साइलेंस के साथ कंपेयर किया गया है। डज अ डॉम हैव अ म्यूटिंग इफेक्ट? क्या एक डॉम जो होती है उसका कोई म्यूटिंग इफेक्ट होता है? इज द कंपैरिजन एन एप्ट? एप्ट मीन्स अप्रोप्रिएट है, कि ये जो कंपैरिजन डॉम के साथ किया है, क्या ये कंपैरिजन ठीक है, ये तुलना ठीक है? इफ सो, अगर ठीक है, explain why, क्यों? Yes, a dome has a muting effect. A dome allows neither any sound to go in nor any sound to come out. क्योंकि डोम जो होती है वो ना तो अपने अंदर से बाहर कोई आवाज़ जाने देती है और ना बाहर की किसी आवाज़ को अंदर आने देती है। Yes, the comparison is एप्ट, और कंपैरिजन बिल्कुल सही है, अप्रोप्रिएट है। देयर इज़ परफेक्ट साइलेंस इन द कोर्ट जस्ट एज देयर इज़ इन अ डॉम। और उस कोर्ट हियरिंग में कोर्ट जो थी उसमें एकदम से अदालत में एकदम से सन्नाटा छाया हुआ था, बिल्कुल वैसे जैसे कि डॉम में होता है, गुम्बद में होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वॉज द मैन इन द डॉक? डॉक अब क्या है? डॉक वो एरिया होता है जहाँ पे कि कोई क्रिमिनल या कोई एक्यूज्ड पर्सन जो होता है वो खड़ा होता है ट्रायल के दौरान, ठीक है। कॉट वाइल ही वॉज नियर द बॉडी। वॉज द मैन इन द डॉक कॉट वाइल ही वॉज नियर द बॉडी? कहते कि वो क्रिमिनल जो कटघरे में खड़ा हुआ था, क्या उसको तब पकड़ा गया था जब वो बॉडी के पास खड़ा था? वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल बट? ऑल बट जो शब्द का इस्तेमाल किया गया तो उसका क्या महत्व है ड्यूरिंग दैट ट्रायल? नो, ही वॉज नॉट कॉट नियर द बॉडी। नहीं, वो जो बंदा था उसको डेड बॉडी के पास से नहीं पाया गया था। ही वॉज कॉट फ्रॉम समवेयर एल्स, उसे कहीं और से पकड़ा गया था। ऑल बट मीन्स ऑलमोस्ट। ऑल बट का मतलब है तकरीबन तकरीबन। इट्स सिग्निफिकेंस इज दैट द एविडेंस अगेंस्ट द मैन वॉज स्ट्रॉन्ग। इसका महत्व यही है कि जो एविडेंस दिखाया गया था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, इनफ टू शो एज इफ द मैन हैड बीन कॉट ऑलमोस्ट नियर द डेड बॉडी, की जो मैन जो था वो डेड बॉडी के नज़दीक पाया गया था, तकरीबन तकरीबन वो एविडेंस जो था वो बिल्कुल सही था।
वेयर डज द एक्शन ऑफ द स्टोरी टेक प्लेस, जो एक्शन ऑफ स्टोरी है वो कहाँ पे मतलब घटा, ठीक है, इंडिया और ब्रिटेन। ये घटना जो थी वो इंडिया में हुई या ब्रिटेन में हुई। विच वर्ड्स इन द सेंटेंस प्रोवाइड द क्लू, कौन से शब्द ऐसे हैं जो हमें प्लेस के बारे में जो है क्लू देते हैं, संकेत करते हैं। द एक्शन ऑफ द स्टोरी टेक्स प्लेस नॉट इन इंडिया बट इन ब्रिटेन, जो ये एक्शन ऑफ स्टोरी था वो इंडिया में नहीं बल्कि ब्रिटेन में हुआ था। द वर्ड क्राउन इज नॉट यूज्ड इन इंडियन कोर्ट, जो भारतीय अदालत होती है उसमें क्राउन वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता बट इन ब्रिटेन कोर्ट, लेकिन इसका इस्तेमाल ब्रिटेन की कोर्ट में होता है। इन इंडिया द गवर्नमेंट लॉयर इज कॉल्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब जो इंडिया है वहाँ पे जो गवर्नमेंट लॉयर होता है उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं। बट इन ब्रिटेन ही इज कॉल्ड क्राउन काउंसिल, लेकिन ब्रिटेन है जहाँ पे उसे क्राउन काउंसिल कहा जाता है। ही इज कॉल्ड सो, उसे ऐसा इसलिए कहा जाता है इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में, बिकॉज द हेड ऑफ द स्टेट देयर इज किंग और क्वीन, क्योंकि वहाँ का जो स्टेट का हेड होता है वो या तो राजा होता है या रानी होती है। इंडिया डज नॉट हैव एनी किंग और क्वीन हु वियर्स अ क्राउन ऑन द हेड, और इंडिया में कोई भी ऐसा राजा या रानी नहीं है जो कि अपने सर पर ताज पहनते हैं। Next question is, the man in the dock had bloodshot eyes. What trait in a man's character does this usually indicate? कि जो बंदा जो कटघरे में खड़ा था उसकी आंखें खूनी आंखें थी, और ये ट्रेट जो था उसकी पर्सनालिटी के, जो उसका चरित्र का वो क्या इंडिकेट करता है? ब्लडशॉट आई यूजुअली इंडिकेट दैट मैन इज एंग्री एंड डेंजरस। अब ब्लडशॉट आईज यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया वर्ड, ये बताने के लिए कि जो बंदा था बहुत ही गुस्सैल और बहुत ही खतरनाक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैन इज डिस्क्राइब्ड एज एन अगली कस्टमर। वाई द वर्ड अगली इज यूज्ड टू डिस्क्राइब हिम। अब आदमी को एक अगली कस्टमर कहा गया, क्यों? अगली वर्ड क्यों यूज किया गया? एन अगली कैरेक्टर मीन्स अ बैड कैरेक्टर। अगली मीन्स होता है बुरा, तो एक बुरा चरित्र, एंड डेंजरस क्रिमिनल, और एक खतरनाक जो क्रिमिनल, क्राइम करने वाला। द मैन इन द डॉक वॉज अगली, जो कटघरे में बंदा खड़ा हुआ था वो बुरा था, नॉट ओनली बाय फेस, ना तो उसकी शक्ल ही बुरी थी, बट ऑल्सो बाय कंडक्ट, बल्कि उसका जो बिहेवियर था, जो उसका व्यवहार था वो भी बुरा था। नेक्स्ट इज, व्हाट टाइप ऑफ पीपल डू यू फॉरगेट व्हेन यू आर इन हरी। जब आप जल्दबाजी में होते हो तो आप किस तरह के लोगों को भूल जाते हो? व्हेन वी आर इन हरी वी फॉरगेट प्लेन एंड ऑर्डिनरी पीपल। प्लेन मतलब जो कभी कभी मिलते हैं आपको, ऑर्डिनरी साधारण लोग, ठीक है, उनको आप अक्सर भूल जाया करते हो, जो कभी मिलते हैं या साधारणतः आपको मिलते रहते हैं। दे आर लार्ज नंबर, क्योंकि वो बहुत नंबर्स में होते हैं। आप सब्जी मंडी गए, आप मार्केट गए, आप स्कूल गए, आप कहीं भी जर्नी कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, ट्रेन में, बस में, आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं। दे डू नॉट लीव एनी लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। और वो सब बंदों को जब आप मिलते हो, देखते हो, उनके साथ सफ़र करते हो या फिर उनके साथ कुछ खरीदारी करते हो, तो उनका आप पे कोई प्रभाव नहीं रहता है। वी रिमेंबर ईदर वेरी ब्यूटीफुल, या तो हमें वो लोग याद रहते हैं जो बहुत खूबसूरत होते हैं, और वेरी अगली पीपल, या बहुत बुरे लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मैन मिसेस सालमन सा वॉज वियरिंग ग्लव्स। वाई? वो बंदा जिसको श्रीमती सालमन ने देखा था उसने दस्ताने पहने हुए थे, क्यों? द मैन वॉज वेयरिंग ग्लव्स बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू लीव हिज फिंगरप्रिंट्स और एनीथिंग। वो बंदा जो श्रीमती सालमन ने देखा था, जिसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो क्रिमिनल था, एडम्स उसका नाम था, उसने दस्ताने पहने हुए थे क्योंकि वो कोई भी अपनी उंगलियों के निशान नहीं छोड़ना चाहता था। फिंगरप्रिंट्स ऑफ अ क्रिमिनल हेल्प द पुलिस टू ट्रेस हिम आउट, क्योंकि अगर उसकी उंगलियों के निशान मिल जाते तो पुलिस उसे ढूंढ निकालती, इसलिए उसने दस्ताने पहने हुए थे।
वाई डिड द मैन ड्रॉप द हैमर इन द बुशेस? अब वो बंदे ने, उस क्रिमिनल ने हैमर को, हथौड़े को बुशेस में, झाड़ियों में क्यों फेंक दिया था? द मैन ड्रॉप द हैमर इन द बुशेस टू हाइड इट। अब वो बंदा था, उसने वो हैमर जो थी वो झाड़ियों में इसलिए फेंक दी थी ताकि उसको छुपा सके। ही डिड नॉट वांट द पुलिस should find the instrument which was used for the murder। और वो नहीं चाहता था कि पुलिस को वो इंस्ट्रूमेंट मिले जिसकी सहायता से उसने कत्ल किया था। इसलिए कत्ल के बाद उसने हथौड़ा कहाँ फेंक दिया था? लॉरेल बुशेस में फेंक दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन नोज व्हेन ही इज बीइंग वॉच्ड। एक बंदे को पता होता है कि उसे जो है देखा जा रहा है। Why does the writer describe this instinct as fatal? Fatal means causing trouble or bad results or causing or ending in death। ठीक है, तो कहते कि इसे जो राइटर है जिसने ये चैप्टर लिखा है, कहते उसने इसको फैटल इंस्टिंक्ट क्यों बोला है? When we do something wrong, we have the sense of being watched by someone। जब हम कुछ गलत कर रहे होते हैं तो हमें डर लग रहा होता है कि कोई हमें वॉच ना कर रहा हो। दिस सेंस इज एन इंस्टिंक्ट, और ये हर किसी में, इंस्टिंक्ट मीन प्रवृत्ति, यानी कि हर किसी में होती है। अगर बच्चा कोई गलती करता है तो उसको डर लगता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, कोई मुझे वॉच तो नहीं कर रहा। अगर कोई जवान या बूढ़ा कर रहा होता है तो उसको भी ये लगता है कि मैं गलती कर रहा हूँ, कोई मुझे वॉच तो नहीं कर रहा। और ये सिखाई नहीं जाती, ये इंस्टिंक्ट जो होती है अंदर से ही होती है। जब आप कुछ गलत करते हो ना तो आपको डर लगता ही है। दिस इंस्टिंक्ट्स प्रूव्ड फैटल इन द केस ऑफ मर्डर। और यही जो इंस्टिंक्ट थी उस मर्डर की, क्योंकि जब वो मर्डर करके बाहर गया तो वो नॉर्मल नहीं था, वो बड़ा एबनॉर्मल तरीके से बीचों बीच सड़क के चल रहा था। जब आई विटनेसेस ने उसको देखा तो उसके बाद और भी विटनेसेस थे जिन्होंने उसे वहाँ से जाते हुए देखा था। इन ऑर्डर टू बी श्योर दैट ही वॉज नॉट बीइंग वॉच्ड, ये दिखाते हुए कि इन ऑर्डर टू बी श्योर, ये पक्का करने के लिए कि उसे कोई देख तो नहीं रहा। वाइल कमिटिंग द मर्डर, कत्ल करते समय, ही रेज्ड हिज फेस, उसने अपना चेहरा जो था उसे उठाया था। क्यों? क्योंकि वो इधर उधर देखना चाहता था कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। मिसेस सालमन सा हिज फेस, और इसीलिए जो श्रीमती सालमन थी उसने उसका चेहरा देख लिया था। एंड रिकॉग्नाइज्ड हिम लेटर, और बाद में उसको पहचान लिया था। नेक्स्ट, एडम्स आईज वर फुल ऑफ फियर। एडम्स जो था उसकी आंखों में डर था। व्हेन ही लुक्ड एट मिसेस सालमन, जब उसने श्रीमती सालमन की तरफ देखा। व्हाई इज द फियर डिस्क्राइब्ड एज ब्रूटल, और इस फियर को ब्रूटल यानी कि घातक क्यों बताया गया था? द वर्ड ब्रूटल यानी कि वेरी क्रूअल और वायोलेंट मीन्स लाइक अ ब्रूट, लाइक एन एनिमल, कि एक जो हिंसक एनिमल होता है, हिंसक जानवर होता है, उसकी तरह से उसकी आंखों में एक डर था। जैसे कोई एनिमल डरता है ना तो वो एकदम से हमला करता है, तो इसी तरह से ये जो कातिल था इसकी आंखों में भी एक डर था जब उसने श्रीमती सालमन को देखा कि कोई उसे खिड़की से देख रहा है। सालमन, हिज आईज वर फुल ऑफ फियर, his eyes were full of fear because he realized that he would be trapped and there was no chance of escape for him। अब उस की आंखों में डर था। क्यों डर था? क्योंकि उसे डर ये था कि अब उसको मिसेस सालमन ने देख लिया है कि क्या ये तो नहीं है कि वो जो है फंस जाएगा, that he would be trapped, कि वो फंस जाएगा, and there was no chance of escape for him, और अब उसे कोई भी जो है वो बचा नहीं पाएगा। Do people usually walk in the middle of the road? क्या जो लोग हैं वो यूजुअली जो सड़क पे चलते समय बीच में ही चलते हैं? At 2 in the morning, सुबह के 2 बजे। Why was Adams walking at this time? अब 2 बजे सुबह के एडम सड़क के बीचों बीच क्या कर रहा था? No, people do not usually walk in middle of the road at 2 in the morning। नहीं, लोग जो अक्सर 2 बजे और वो भी बड़ी ही abnormal कंडीशन में सड़क के बीचों बीच नहीं चलते हैं। Adams was doing so, एडम ऐसा कर रहा था।
because he was dazed. He was unable to react normally, right? He was still in the grip of shock. अभी भी उसने कत्ल तो कर दिया था लेकिन वो थोड़ा सा घबराया हुआ था. He was working as if in a dream. वो इस तरह से वॉक कर रहा था जैसे कोई बंदा जो है वो नींद में चल रहा हो. Why are crimes, according to the author, not committed in broad daylight? Is this true? कहते कि जो राइटर है वो कहता है कि जो क्राइम्स होते हैं ना, जो किसी भी तरह का क्राइम है वो दिन में नहीं किया जाता, वो रात के अंधेरे में ही क्यों किया जाता है, दिन की रोशनी में क्यों नहीं किया जाता. इज दिस ट्रू? वो कहता कि अक्सर रात में किए जाते हैं. क्या ये सच है? अकॉर्डिंग टू द ऑथर, क्राइम्स आर नॉट कमिटेड इन ब्रॉड डे लाइट. अब ऑथर तो ये कहता है कि ब्रॉड डे लाइट में जो है क्राइम नहीं किया जाता, कोई भी जुर्म नहीं किया जाता. द रीज़न इज़ दैट इन ब्रॉड डे लाइट क्रिमिनल्स कैन बी सीन एंड कॉट इजीली. और उसका एक ही कारण है कि दिन की रोशनी में तो जो मुजरिम है उसको कोई भी देख लेगा और इजीली उसको आसानी से उसको पकड़ लेगा. देयरफॉर दे प्रीफर डार्कनेस ऑफ नाइट टू ब्रॉड डे लाइट. और इसीलिए वो रात के अंधेरे को ज़्यादा अहमियत देते हैं दिन की रोशनी की बजाय. नो, दिस इज़ नॉट ट्रू ऑल द टाइम. लेकिन लेखक का ये सोचना कि जो क्राइम होते हैं वो रात को होते हैं, ये गलत है. ऑलवेज मतलब ऐसा नहीं होता. समटाइम्स क्राइम्स आर कमिटेड ड्यूरिंग डे टाइम. और समटाइम्स क्या होता है कि जो क्राइम्स होते हैं, जो जुर्म होते हैं, वो दिन के समय में भी होते हैं. व्हेन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज आउट ऑफ केयर. आउट ऑफ केयर मीन्स टू कॉज सम प्रोसेस और सिचुएशन टू बिगिन नो लॉन्गर फंक्शन और ऑपरेट नॉर्मली. जब लॉ और ऑर्डर की सिचुएशन जो होती है वो नॉर्मल नहीं होती है तो उस वक्त दिन के समय में भी इस तरह के क्राइम जो है वो हो जाते हैं. द केस सीम टू बी ओवर. व्हाट रिमेन. अब जो केस था, क्योंकि विटनेसेस आ गए थे, गवाहियाँ हो चुकी थी, तो ऐसा लगता था कि केस ख़त्म हो गया है. तो बचा क्या था? आफ्टर द एविडेंस ऑफ 3 witnesses, मिसेस सालमन, हेनरी मैकडोगल एंड ओल्ड मिस्टर व्हीलर, द केस ऑफ मर्डर वॉज ओवर. अब इन तीनों की गवाही, मिसेस सालमन, हेनरी मैकडोगल और ओल्ड मिस्टर व्हीलर, तीनों की गवाही से जो केस था मर्डर का, कत्ल का, ये ओवर हो चुका था, ख़त्म हो चुका था. देयर स्टेटमेंट्स फाइनली प्रूव्ड दैट एडम्स वाज द मर्डर. और उनके स्टेटमेंट्स ने ऑलमोस्ट ये प्रूव कर दिया था कि जो एडम्स था वही कातिल था. एवरीथिंग वाज ओवर. सब कुछ ख़त्म हो गया था. ऑब्वियसली द जजमेंट वाज टू गो अगेंस्ट हिम. और जो जजमेंट थी, जो निर्णय था, वो एडम्स के खिलाफ जाना था. ओनली द हैंगिंग रिमेंड. और अभी जो बचा था वो था कि उसको फांसी की सजा. ठीक है. नेक्स्ट, मिसेस सालमन वॉज एन आइडियल विटनेस. मिसेस सालमन को एक आदर्श गवाह के रूप में बताया गया है. बट क्वालिटीज मेक फॉर एन आइडियल विटनेस. तो एक आदर्श गवाह कौन होता है, कौन से उसमें गुण होते हैं? मिसेस सालमन वॉज एन आइडियल विटनेस फॉर अ नंबर ऑफ रीजन्स. श्रीमती सालमन को बहुत कारणों से जो था एक आदर्श गवाह माना गया था. शी हैड एक्सप्रेशन ऑफ ऑनेस्टी. वो ईमानदार थी. केयर एंड काइंडनेस ऑन हर फेस. उनके फेस पे एक मतलब वो केयरिंग लग रही थी और काइंड वीमेन लग रही थी, यानी कि दयालु लग रही थी. शी हैड सेल्फ कॉन्फिडेंस. उनका आत्मविश्वास था. एंड फर्मनेस अबाउट हर. और अपने बारे में वो बहुत ही फर्म थी. शी वॉज फ्री फ्रॉम फियर एंड इल विल. और उन्हें किसी तरह का डर नहीं लग रहा था गवाही देते हुए, और ना ही उनकी कोई बुरी जो थी इच्छा थी. ना ये नहीं था कि वो एडम्स को फंसाना चाहती थी. अब क्योंकि उन्होंने एडम्स को वाकई में ही कत्ल करके बाहर आते हुए और वो कत्ल का इंस्ट्रूमेंट छुपाते हुए देखा था, और वो फर्म थी इस बारे में और कॉन्फिडेंट थी कि वो बिल्कुल सही है, उन्होंने बिल्कुल सही कातिल को पहचाना है. हर आंसर ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन वर ब्रीफ बट टू द पॉइंट. उनसे जो क्रॉस एग्जामिन के वक्त जो काउंसिल ऑफ डिफेंस ने क्वेश्चंस पुट किए और वो उन्होंने टू द पॉइंट दिए थे, लेकिन वो बिल्कुल जो थे ब्रीफली दिए थे. एन आइडियल विटनेस शुड बी अनवेवरिंग. अनवेवरिंग मीन्स कि उसका जो स्टेटमेंट रहता है वो कभी चेंज नहीं होता है. वेल इन्फॉर्म्ड. उनको
उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है जिसकी उन्होंने गवाही देनी होती है, एंड फ्री फ्रॉम प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज मीन्स होता है कि किसी के बारे में वैसे ही अनफेयर ओपिनियन ना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिसेस सैलमन डिड नॉट फील सेल्फ इम्पोर्टेंट। मिसेस सैलमन ने अपनी अहमियत नहीं दिखाने की कोशिश की थी। वाई डू सम विटनेसेस फील सेल्फ इम्पोर्टेंट? जब कोई कटघरे में खड़ा होकर किसी के अगेंस्ट गवाही देता है तो वो खुद की एक महत्ता बनाने की कोशिश करता है, लेकिन श्रीमती सैलमन एक आइडियल विटनेस होने के साथ साथ अपने इम्पोर्टेंस भी नहीं बनाने की कोशिश कर रही थी। इसकी रीज़न क्या था? मिसेस सैलमन वॉज एन आइडियल विटनेस, वो एक आदर्श गवाह थी। शी न्यू द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, वो जानती थी कि वो जो सिचुएशन थी वो बहुत ही सीरियस थी। शी वॉज कॉन्शियस दैट अ मैन्स लाइफ डिपेंडेड ऑन हर एविडेंस, उसको ये भी पता था कि उसके एविडेंस पर ही एक बंदे की ज़िंदगी आधारित थी। शी डिड नॉट फील सेल्फ इम्पॉर्टेंट, उन्होंने अपनी खुद की इम्पोर्टेंस बनाने की कोशिश नहीं की थी। शी वॉज नॉट प्रिजुडाइज्ड अगेंस्ट एडम्स, और ना ही एडम्स के प्रति उनकी कोई इल विल थी। हाँ, एडम ने कत्ल किया था, उसे वहाँ से जाते हुए देखा था, इसलिए उन्होंने उसकी गवाही दी। दैट्स ऑल। देयर आर सम विटनेसेस हु फील सेल्फ इम्पॉर्टेंट, बट कुछ एक गवाह ऐसे भी होते हैं जो गवाही देते वक्त अपनी महत्व बनाना चाहते हैं। दे बिलीव दैट दे आर स्टार विटनेस, उनको लगता है कि वो तो स्टार विटनेस ही हैं। दे मेक अ लॉट ऑफ शो एंड स्पीक अ लॉट, और गवाही देते वक्त वो बहुत ज़्यादा कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं। देयर आंसर्स आर नॉट टू द पॉइंट, और उनके जो जवाब होते हैं वो भी टू दी पॉइंट नहीं होती हैं। दे स्पीक मोर देन रिक्वायर्ड, और जितना उनसे पूछा गया होता है उससे कहीं ज़्यादा वो बोलते हैं। दे बिहेव इन दिस वे बिकॉज दे वांट टू ड्रा पब्लिक अटेंशन एंड दे लव पब्लिसिटी ऑफ एनी काइंड। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वो पब्लिक का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हैं और वो किसी भी तरह की अपनी पब्लिसिटी जो है वो करना चाहते हैं। नेक्स्ट, Mrs. Salmon informed the police when she saw Adams coming out of Mrs. Parker's house at night. श्रीमती सालमन ने पुलिस को उसी वक्त जो था इन्फॉर्म किया था जब उन्होंने एडम्स को श्रीमती पार्कर के घर से बाहर निकलते हुए रात को देखा था। What trait in her character does this bring out? उनके चरित्र का कौन सा जो गुण है या पहलू है उसे ये बात जो है दर्शाती है। अकॉर्डिंग टू मिसेस सालमन स्टेटमेंट, श्रीमती सालमन ने जो गवाही दी थी, स्टेटमेंट दी थी, शी इन्फॉर्म द पुलिस, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया व्हेन शी सा एडम्स कमिंग आउट ऑफ मिसेस पार्कर्स हाउस एट नाइट, जब उन्होंने एडम्स को श्रीमती पार्कर के घर से रात को बाहर निकलते हुए देखा था। शी सस्पेक्टेड दैट समथिंग मस्ट बी रॉन्ग, उसको ये शक हुआ कि ज़रूर कुछ गलत हुआ है। बिकॉज एडम्स वॉज होल्डिंग अ हैमर, और उसको ये शक क्यों हुआ था कि कुछ गलत हुआ है? क्योंकि एडम ने अपने हाथ में हथौड़ा पकड़े हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ? ही ड्रॉप्ड इट इनटू द बुशेस, उसने उस हथौड़े को बुशेस में फेंक के छुपाने की कोशिश भी की थी। शी एट वंस डिसाइडेड टू फोन द पुलिस, और उसी वक्त उसने ये निर्णय लिया कि उसे पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। हर प्रॉम्प्ट एक्शन, प्रॉम्प्ट एक्शन मीन्स विदाउट एनी डिले, उन्होंने जो भी कार्रवाई की वो बिना किसी देरी के की। ब्रिंग आउट टू क्वालिटीज इन हर विजडम, उसके सियानप के और उसके जो करेज के, ये दो जो उसके क्वालिटीज़ हैं उसको दर्शाती हैं कि वो लेडी जो थी वो बुद्धिमान भी थी, क्योंकि उसको शक हुआ तो उसने साथ के साथ पुलिस को इन्फॉर्म किया। और उसका साहस, मतलब आम लोग तो डर जाते हैं ना कि कातिल है, इसकी गवाही दूंगी या इसके बारे में इन्फॉर्म करूंगी तो मुझे कुछ नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन श्रीमती सालमन ने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। उन्होंने विदाउट एनी डिले पुलिस को इन्फॉर्म किया था। शी वांटेड द मर्डर टू बी पनिश्ड, और वो चाहती थी कि जो कातिल है उसको सजा हो। शी वॉज अ लवर ऑफ जस्टिस एज वेल, और उनको न्याय पसंद था। Who is narrating this story? इस स्टोरी को कौन बता रहा है? The story is being narrated by a reporter. His profession is journalism. ये जो स्टोरी है उसको एक रिपोर्टर जो है वो बता रहा है और उसका प्रोफेशन भी जर्नलिज्म है। It was an extraordinary day in the court. Why? ये एक extraordinary दिन था, क्यों?
इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे इन द कोर्ट। ये एक एक्स्ट्रा असाधारण दिन था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे था। व्हेन द प्रोसीडिंग स्टार्टेड, जब ये कार्रवाई शुरू होती है, इट वॉज डेफिनेट दैट द एडम वॉज द मर्डर एंड ही वुड बी सेंटेंस्ड टू डेथ बाय हैंगिंग। और ये भी निश्चित था कि एडम कातिल था और उसे जो फांसी की सजा सुनाई जाएगी। बट सडनली द इवेंट टुक अ सरप्राइजिंग टर्न, लेकिन अचानक ही इस इवेंट ने एक बहुत ही जो सरप्राइज करने वाले, आश्चर्यचकित जो मोड़ ले लिया था। Adam's lawyer produced Adam's twin brother who looked exactly like Adams। अब एडम को जब सजा सुनाई जाने से पहले, बिल्कुल थोड़ा पहले, एडम ने जो कि उसका एडम का जो वकील था, उसने उसके ट्विन को, ट्विन मतलब उसका जुड़वा भाई को, वहाँ पे कोर्ट में लाके खड़ा किया, जो कि बिल्कुल एडम की तरह दिखता था। द लॉयर आस्क्ड मिसेस सालमन इफ शी कुड डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू ब्रदर्स। और क्योंकि वो बिल्कुल एडम्स के जैसा दिखता था, तो लॉयर ने पूछा श्रीमती सलमन को कि क्या उसे भुलेखा तो नहीं पड़ा, जो पीछे वाला बंदा खड़ा है वो कातिल है या फिर जो कटघरे में खड़ा है वो बंदा कातिल है। मिसेस सालमन फेल्ड टू डू सो। और श्रीमती सालमन उसको देख के हक्का बक्का रह गई, वो बिल्कुल भी उनमें कोई फ़र्क नहीं था, तो वो चुप हो गई और वो ऐसा डिस्टिंग्विश कर नहीं पाई कि कौन कातिल था। हर आई विटनेस एविडेंस बिकेम अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो इस तरह से उनका जो आई विटनेस का एविडेंस था वो किस में चेंज हो गया था, किस में तब्दील हो गया था? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है उसमें कुछ डाउट होने की संभावना रहती है, लेकिन आई विटनेस में नहीं होती। बट अब क्योंकि कातिल के जैसा ही उसका भाई था और अब जो मिसेस सलमन थी, अब वो उन दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाई थी, तो इसलिए उनका जो आई विटनेस एविडेंस था वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में चेंज हो गया था। एडम्स वाज रिलीज्ड। अब एडम को जो था बरी कर दिया गया था, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिज वाइफ ही वाज विद हर एट होम एट द टाइम ऑफ द मर्डर। क्योंकि एडम की वाइफ ने ये बयान दे दिया था कि जिस दिन मर्डर हुआ था, जिस वक्त मर्डर हुआ था, उस वक्त तो उसका हस्बैंड उसके साथ था। अब जो पीछे बंदा खड़ा हुआ था जिसे प्रोड्यूस किया था एडम्स के वकील ने, तो वो बिल्कुल एडम्स के जैसा था और श्रीमती सलमन जो कंफ्यूज हो गई थी। दैट इज़ वाई द ऑथर कॉल इट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे। इसलिए लेखक ने इसे असाधारण दिन बताया है। द पुलिस वांटेड द ट्विंस टू लीव द कोर्ट बाय अ बैक डोर। ठीक है, जो पुलिस थी वो चाहती थी कि जो ट्विंस हैं वो बैक डोर से जो है वो जाएं, लेकिन बट द ट्विंस डिड नॉट एग्री टू डू सो। लेकिन जो वो ट्विंस थे, जो वो जुड़वा भाई थे, उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने ये बोल दिया कि वो पीछे वाले दरवाजे से नहीं जाएंगे। दे केम टू द फ्रंट वेयर द क्राउड वॉज। और वो सामने से आए जहाँ पे भीड़ थी। वाई, क्यों? जब पुलिस ने उन्हें कहा था कि पीछे के दरवाजे से चले जाओ, बाहर बहुत भीड़ है, तो वो आगे वाले दरवाजे से क्यों आए? देयर वॉज अ बिग क्राउड स्टैंडिंग आउटसाइड द कोर्ट। अब जो कोर्ट था उसके बाहर इस केस की सुनवाई के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। लोग जानना चाहते थे कि क्या सुनवाई हुई है। दे वर अफ्रेड ऑफ डिस्टर्बेंसेस। अब जो पुलिसमैन थे उनको ये लग रहा था कि कोई परेशानी हो सकती है। बट द ट्विंस रिफ्यूज टू डू सो। लेकिन जो जुड़वा भाई थे उन्होंने पीछे के गेट से जाने से मना किया था। एडम्स सेड, एडम जिसे कि हमने कातिल के रूप में पढ़ा है इस चैप्टर में, उसने कहा दैट ही हैड बीन प्रूव्ड इनोसेंट, कि उसको जो है बिल्कुल इनोसेंट साबित किया गया है कोर्ट में, एंड एक्विटेड ऑफ द चार्ज ऑफ मर्डर, और उसे एक्विट किया गया है
एक्विटेड मीन्स हो गया टू स्टेट फॉर्मली दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ अ क्राइम, है ना। तो उस पर जो क्राइम कौन सा था, किसका चार्ज था कि उसने कत्ल किया है, तो उस कत्ल के जो चार्ज से उसे मुक्त कर दिया गया था। ही डिड नॉट हैव टू लीव बाय द बैक डोर, और उसने कहा कि उसे पीछे वाले दरवाजे से जाने की ज़रूरत नहीं थी, लाइक अ क्रिमिनल, एक क्रिमिनल की भांति। दैट इज़ वाई द ट्विंस केम टू द फ्रंट, इसलिए जो ट्विंस थे वो सामने से आए। अब एडम्स ने बोला कि मैं तो बरी हो गया हूँ, मेरा कत्ल साबित ही नहीं हुआ कि मैंने, मेरा क्राइम साबित ही नहीं हुआ कि मैंने कत्ल किया है, तो मैं क्यों पीछे से एक क्रिमिनल की तरह जाऊँ, मैं तो आगे से ही जाऊँगा। इसलिए वो लोग सामने से आए। द मैन डिड नॉट क्राई आउट, आदमी चिल्लाया नहीं, ही डिड नॉट ग्रोन, और ना ही वो जो था ग्रोन कर रहा था, यानी कि जैसे चोट लगने के बाद कोई बंदा करा रहा होता है, ना ही वो करा रहा था। ही स्क्वील्ड लाइक अ रैबिट, वो एक रैबिट की तरह जो था वो उसने चीख से मारी थी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्क्वील्ड, स्क्वील्ड का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे। The man was accidentally pushed by the crowd in front of a running bus and the bus ran over him. अब जो लड़का था उसे एक चलती हुई बस के सामने फेंक दिया गया था। एक क्रिमिनल जो थे, ठीक है, एडम के साथ जो उसका भाई था उसमें से एक को बस के आगे फेंका गया था। ही स्क्वेयर्ड लाइक अ रैबिट एंड डाइड इमीडिएटली, और वो एक रैबिट की तरह चीखा और ऑन द स्पॉट उसका डेथ हो गया। हिज स्काई वॉज स्मैश्ड जस्ट लाइक मिसेस पार्कर्स स्कल, और उसका खोपड़ी उस तरह से ही पिस चुकी थी जैसे श्रीमती पार्कर की खोपड़ी को हैमर के साथ बिल्कुल पीस दिया गया था। हैड बीन स्मैश्ड, द वर्ड स्क्वेल्ड सजेस्ट एन ऑर्डिनरी डेथ ऑफ अ मर्डर। अब स्क्वेल्ड वर्ड जो है वो एक कातिल की एक साधारण सी मौत के बारे में बात करता है। द पर्सन हु हैड द करेज टू किल अ वीमेन, वो आदमी जिसके पास इतना साहस था कि उसने एक औरत को मार दिया। स्क्वेल्ड लाइक अ रैबिट, वो एक रैबिट की भांति चीखा। व्हेन डेथ केम टू हिम, जब उसके पास डेथ आई, यानी कि जब उसको मौत आई तो वो एक रैबिट की तरह हल्की सी चीख मार सका। वाई द मैन वॉज एक्विटेड ऑफ द मर्डर चार्जेस, अब उस बंदे को उस मर्डर के चार्जेस से क्यों बरी कर दिया गया था। द मैन वॉज एक्विटेड ऑफ द मर्डर चार्जेस फॉर द लैक ऑफ एविडेंस इन द केस, क्योंकि केस में एविडेंस नहीं था। ओनली एंड ओनली मिसेस सैलमन वॉज द आई विटनेस, बट on the spot when the judge was going to give his judgment, then the lawyer of the Adams produced a man who was twins of the Adams, and Adam's wife also gave the statement in the court that Adam was with him at the night when the murder was टुक प्लेस। जो मर्डर जो था वो हुआ उस दिन, उसका हस्बैंड उसके साथ था। तो अब जो आई विटनेस थी उसका जो स्टेटमेंट था वो ज़ीरो हो गया था, क्योंकि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाई थी एडम्स के भाई को और उसको, क्योंकि वो दोनों दिखने में एक जैसे थे। तो देयर वाज अ चांस ऑफ गैस वर्क की इसने गैस लगाया होगा। अब ये नहीं पता था कि कौन मर्डर था। देयर वाज नो एविडेंस अगेंस्ट हिम, इसलिए जब ये साबित हो जाए कोर्ट में कि जो गवाह है वो कंफ्यूज्ड है, तो उसका जो गवाही है वो ज़ीरो हो जाती है, वो माने नहीं जाती। इसलिए एडम्स जो था उसको बरी कर दिया गया था। सो इट वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द चैप्टर द केस फॉर डिफेंस। आई होप यू माइट हैव वॉच्ड द वीडियो टिल एंड, but if you are watching my channel for the first time, please do not forget to subscribe, like and comment on it. See you next time in my next video. Till then, goodbye, have a nice time.